स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरीके की होगी, एक तो होगी जीआई और एक ओआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, लेकिन जो स्पेस में अरेंजमेंट होगा, जो स्पेशल अरेंजमेंट होगा वो चेंज होगा। सही है ना, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर लिख लो आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ साथ स्ट्रक्चर भी सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस, डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस, या फिर इसी को कह लो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट अलग होगा, ग्रुप्स जो हैं वो स्पेस में अलग तरीके से अरेंज होंगे। बात समझ में आ रही है? अब दो टाइप का पढ़ना है हमें, दो टाइप का पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और इसमें दूसरी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक के साथ साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आइसोमेरिज्म में भी इन दोनों को पढ़ा जाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसके बाद पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अगला हेडिंग डालो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगी, कब हम कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है? तो देखो जब पोजीशन में रिलेटिव चेंज आएगा किसी भी ग्रुप की, किसी भी एटम की, या किसी भी मॉलिक्यूल की, या किसी भी ग्रुप की, जब रिलेटिव पोजीशन में चेंज आएगा, रिलेटिव पोजीशन में, तब हम कहेंगे यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है। तो देखो सबसे अच्छा समझने का तरीका इसका यही है कि पोजीशन को चेक करो, अगर पोजीशन डिफरेंट है, पोजीशन चेंज हो रही है कहीं भी, तो समझ लो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी बातें। पहले इसमें लिख लो अराइजेज ड्यू टू रिलेटिव चेंज इन द पोजीशन ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल या ग्रुप, किसी में भी रिलेटिव चेंज होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहाँ होगी। अब रिलेटिव चेंज यहाँ मतलब है सीधे बॉन्ड एंगल का। रिलेटिव चेंज का मतलब यह है कि बॉन्ड एंगल उनके बीच में चेंज हो जाए, बॉन्ड एंगल चेंज होगा। देखो कैसे, अभी हम बात करेंगे कहाँ पर होगी कहाँ नहीं होगी। हम कोई एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं, कोई स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ले रहे हैं, बोलो ऐसे होगा, यहाँ सेंट्रल मेटल होगा और यहाँ कोई भी ग्रुप लगा है ए, कोई भी ग्रुप लगा है ए, यहाँ कोई भी ग्रुप लगा है बी और यहाँ कोई ग्रुप लगा है बी। अब इन दोनों ग्रुप के बीच में देखो, ए और ए ग्रुप के बीच में तुम एंगल देखोगे तो ये 90 है, और बी ग्रुप के बीच में एंगल देखोगे तो ये भी 90 है। अब किसी तरीके से इनकी पोजीशन में रिलेटिव चेंज हो जाए, यानी इनके एंगल में चेंज आ जाए। रिलेटिव पोजीशन का मतलब ही यही है, रिलेटिव चेंज का मतलब ही है कि बॉन्ड एंगल में चेंज हो जाना। तो अगर किसी तरीके से इनके बीच का एंगल चेंज हो जाए तो वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। और अगर इनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, रिलेटिव पोजीशन चेंज हुई, यानी इसी पोजीशन पर अभी भी है, तो वहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। समझना, देखो इसकी पोजीशन अगर हम चेंज करें, देखो यहाँ ए ले लें, यहाँ बी, और यहाँ पर बी ले लें और यहाँ ए, इस तरीके से पोजीशन चेंज करें तो देखो यहाँ ए और ए के बीच में 90 डिग्री का एंगल, यहाँ ए और ए के बीच में 180 का। बोलो, यहाँ बी और बी के बीच में 90 डिग्री, यहाँ बी और बी के बीच में भी 180 डिग्री। तो मुझे बताओ, बॉन्ड एंगल चेंज होने से पोजीशन चेंज हो गई, रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई, तो ये दोनों क्या शो करेंगे? जी आई। ये दोनों क्या शो करेंगे? जी आई यहाँ शो करेंगे। इसे तो हम सिस बोलते हैं जब सेम ग्रुप लगे हों, और जब डिफरेंट ग्रुप लगे हों तो इसे क्या बोल देंगे? हम ट्रांस बोल देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो, ये समझ में आया? सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगी, ये समझ में आया? जब रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाए, रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाए। और रिलेटिव पोजीशन चेंज होने का मतलब है कि उनके बीच का किसी तरीके से बॉन्ड एंगल चेंज हो जाए। यहाँ 90 पे थे तो यहाँ कितने पे हो गए? 180 पर।
बात समझ में आ गई। अगर रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है, उनके बीच का बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है। हम जो भी चीज़ें पढ़ते चले आए अब तक, चाहे वीबीटी पढ़ी हो चाहे सीएफटी पढ़ी हो, हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ही बात की है। हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन दोनों को भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही पढ़ेंगे, सही है ना। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हम अगर आगे बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो हम ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की अगर बात करें तो तुम्हें मालूम है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्री आती हैं, एक तो sp3 टेट्राहेड्रल और दूसरा dsp2 स्क्वायर प्लेनर। ठीक, यहां पर एक ही ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, यहाँ ऑक्टाहेड्रल ही है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन चाहे d2sp3 हो या sp3d2, ज्योमेट्री और शेप तो ऑक्टाहेड्रल ही होता है। सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, WFL है, वीक लिगेंड है, तो sp3 टेट्राहेड्रल, और अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर। अब अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूँ तो देखो टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके से होता है, बोलो इस तरीके से होगा। यहाँ कोई भी सेंटर कार्बन है और यहाँ तुमने ग्रुप लगा रखे हैं, वो ABCD 4 ग्रुप लगा रखे हैं। अब जब तुम बात करोगे इनके बीच के एंगल की, इन सब के बीच के एंगल की, तो ये sp3 है, टेट्राहेड्रल है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो शेप कैसा हो जाएगा टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में हर एक का एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, सही है ना। बॉन्ड एंगल यहाँ क्या होगा 109 डिग्री 28 मिनट। हर किसी का एंगल, हर एंगल तुम देखो, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये भी और ये भी, पीछे से भी 2 और होते हैं, 6 होते हैं, यहाँ 6 बॉन्ड एंगल होते हैं, ठीक है ना। अब वो 3D में दिखेंगे, 2D में नहीं दिखेंगे। 6 बॉन्ड एंगल होते हैं और सबका सब 109 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। अब अगर तुम पोजीशन चेंज करते रहो, कितनी भी पोजीशन चेंज करते रहो, ए को बी में ले आओ, बी को सी में इधर ले आओ, तब भी एंगल तो वही रहेगा 109। और अगर एंगल वही रहेगा तो बताओ GI शो होगी, नहीं होगी। इसीलिए याद रखना कि sp3 टेट्राहेड्रल में कभी भी GI शो नहीं होती, sp3 टेट्राहेड्रल में GI शो नहीं होगी। dsp2 स्क्वायर प्लेनर में GI होगी, यहाँ पर होगी। देखो इसे देखो, अभी इसी का तो एग्जाम्पल लिया था, यही एग्जाम्पल लिया था हमने, कहा था यहाँ A, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ B। इसको तुम चेंज कर दो, इनकी पोजीशन को अगर तुम चेंज कर दो, देखो यहाँ रखो A, यहाँ B, यहाँ B और यहाँ A, तो यहाँ 90 डिग्री दोनों जगह, और यहाँ तुम देखोगे तो 180 डिग्री, यानी रिलेटिव पोजीशन भी चेंज हो रही है। यहाँ से A कहाँ चला गया, यहाँ रिलेटिव पोजीशन। और रिलेटिव पोजीशन को और अच्छे से समझना है, बात समझ में आ रही है। अगर रिलेटिव पोजीशन और अच्छे से चेक करना है तो सबसे अच्छा है कि तुम बॉन्ड एंगल देख लो। बॉन्ड एंगल अगर चेंज होगा, रिलेटिव पोजीशन चेंज होगी और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। अच्छा, बाद में हम ऑक्टाहेड्रल भी पढ़ेंगे। अभी पहले हम क्या पढ़ लें, स्क्वायर CN4 को पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर को पढ़ते हैं, सही है ना। चलो अब इसे समझो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम समझने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 dsp2 और शेप स्क्वायर प्लेनर। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टॉपिक हमारा क्या है, GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमारा टॉपिक है। देखो अब समझना, हमने मेटल लिया, मेटल को रिप्रेजेंट किया M से, मेटल को किससे रिप्रेजेंट किया, और लीगेंड को हम रिप्रेजेंट करेंगे A से। लीगेंड को किसको रिप्रेजेंट करेंगे, A से, ठीक है ना। बोलो, जब मैं A से लिखूंगा, A, इसका मतलब है, चाहे तुम कैपिटल लिख लो चाहे स्मॉल लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम चाहो तो कैपिटल भी लिख सकते हो। A अगर मैंने लिखा है, इसका मतलब है मोनोडेंटेड लीगेंड। क्या मतलब है, मोनोडेंटेड लीगेंड, अगर A लिख रहा हूँ। अच्छा, 2 बार A लिखा मैंने, सेम बिल्कुल ऐसे, इसका मतलब है बाइडेंटेड लीगेंड। इसका क्या मतलब है, बाइडेंटेड लीगेंड। 2 बार A लिखा, 2 बार लिखा तो बाइडेंटेड। लेकिन बाइडेंटेड में भी कैसा, देखो 2 बार मैंने A लिखा है, इसका मतलब यहाँ बात चल रही है सिमेट्रिकल लीगेंड की। और सिमेट्रिकल कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे मैंने तो बताए थे, EN बताया था मैंने, ऑक्सीलेटो बताया था, अरे बताया था नहीं बताया था। और अगर मैं लिखूंगा AB, इसका मतलब भी बाइडेंटेड ही है, इसका मतलब भी बाइडेंटेड लीगेंड ही है। लेकिन मैंने AB लिखा है, इसका मतलब होगा अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में बताओ, मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था ग्लाइसिनेटो का,
याद है तुम्हें? ग्लाइसिनेटों का एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया था। तो अब हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि क्या समझना है। मैंने लिखा Ma4, इसका मतलब ये सेंट्रल मेटल है और 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड है और चारों के चारों कैसे हैं? मोनोडेंटेड, एक ही टाइप के है ना। A4 लिखा है, अरे A4 लिखा है तो एक ही टाइप का होगा, और होगा कैसा? मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड होगा, 4 है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग फिर लिगेंड होंगे तो ये क्या हो जाएगा? DsP2 स्क्वायर प्लेनर। अब अगर सोचो Ma4 है, बताओ मुझे Ma4 को मैं लिखूं, अगर Ma4 को लिखूं तो A यहाँ, A यहाँ, A यहाँ, A यहाँ, बीच में क्या आ जाएगा? सेंट्रल मेटल है बीच में, तो सही है ना, सेंट्रल मेटल है। तो मुझे बताओ अब अगर तुम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो क्या? क्या ए की रिलेटिव पोजीशन चेंज कर सकते? नहीं कर सकते। अरे कहीं भी रखोगे आएगा तो ए ही, तो इनके बीच में एंगल सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो याद रखना Ma4 में कभी भी GI नहीं होगी, Ma4 में कभी भी GI नहीं होगी, यहाँ पर GI नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो Ma3B, यहाँ भी देखो 4, टोटल 4 ही है, मोनोडेंटेड लिगेंड है ये। Ma3B ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, लेकिन A के तो कितने हैं? 3 और B 1 है। बात समझ में आ रही है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी 4 हो जाएगा, DsP2 स्क्वायर प्लेनर होगा। अब तुम देखो इसको समझना जरा, इसको अगर मैं बनाऊं, यहाँ मैंने बीच में सेंटर मेटल बना दिया, अब यहाँ A, यहाँ A, यहाँ A, यहाँ B। अब पोजीशन चेंज करो, ऐसे एक ही पोजीशन चेंज करो। एक ही पोजीशन तुम कहाँ चेंज कर सकते हो भाई? A को तुम यहाँ ला सकते हो, बोलो, यहाँ ला सकते हो, और B को यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। तो करके देख लो जरा, यहाँ करके देख लो, A B यहाँ ले आओ, A यहाँ ले आओ और A यहाँ ले आओ। कह रहा अब तो एंगल कितना हो गया? 180 हो गया ना, एंगल 180 हो गया, तो रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई, और रिलेटिव पोजीशन चेंज हुई, बॉन्ड एंगल भी चेंज हुआ, तो GI शो करना चाहिए। लेकिन देखो ना कहाँ चेंज हुआ, देखो अभी भी कितना है? 90 ही तो है, अभी भी कितना है? 90 ही तो है। बात समझ में आ रही है? रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हुई, बॉन्ड एंगल भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ भी A और A के बीच में कितना एंगल था? 90, यहाँ भी कितना है? 90। तो बताओ ये भी GI शो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? तो Ma4 टाइप और Ma3B टाइप ये GI शो नहीं करेंगे, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। देखो टेट्राहेड्रल तो शो करेगा ही नहीं, sp3 वाला तो शो करेगा ही नहीं बिल्कुल भी। अब बात करें हम DsP2 में, स्क्वायर प्लेनर में, तो वहाँ भी Ma4 टाइप और Ma3B टाइप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो फिर कौन शो करेगा? तो देखो कौन शो करेगा, समझो। Ma2B2 ये शो करेंगे, Ma2B2 ये GI शो करेगा, और जब GI शो करेगा तो तुम्हें मालूम है 2 टाइप की बनते हैं, सिस और ट्रांस। सेम साइड में ग्रुप हो तो सिस, अपोजिट साइड में लगे हो तो ट्रांस, सही है ना। इसके अलावा Ma2BC यहाँ भी GI शो करेगा, ये भी GI शो करेगा, ये भी GI शो करेगा, और MABCD ये भी GI शो करेगा, और यहाँ बनेंगे 3 आइसोमर। यहाँ कितने आइसोमर बनेंगे? 3 आइसोमर बनेंगे, ठीक है ना। बोलो, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लिख रहे हैं PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। बताओ यहाँ कुछ पुरानी बातें अगर करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? अरे 4, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। बताओ प्लेटिनम पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ये पूरे पे 0 -2, तो यहाँ कितना हो जाएगा? +2। और इसके बाद मुझे ये बताओ कि ये 4 है तो sp3 होगा या DsP2 होगा? sp3 होगा, DsP2 होगा। मैंने तुम्हें बताया था 4D 5D के जो भी मेटल हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ WFL और SFL, वो सब के सब किसकी तरह काम करेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं। याद करो मैंने एक पॉइंट भी लिखवाया था और CFT में भी समझाया था। तो ये होगा DsP2 स्क्वायर प्लेनर। DsP2 है, स्क्वायर प्लेनर है, तो जाहिर सी बात है ये शो करेगा GI। अब देखें 2 अलग ग्रुप हैं, ये किस टाइप का बन गया? Ma2B2 टाइप का बन गया, और Ma2B2 टाइप में तो हमने बताया ही था GI होगी, और एक बनेगा सिस, एक बनेगा ट्रांस। तो देखो कैसे बनेगा। हम स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। यहाँ हमने सेंटर में PT ले लिया, PT, यहाँ पर हमने NH3 को अरेंज किया, यहाँ NH3, यहाँ हमने अरेंज किया Cl को और यहाँ Cl को। अब देखो दोनों NH3 सेम साइड लगे हैं, सेम साइड लगे हैं, तो ये कौन सा होगा? सिस। बोलो यहाँ पर एंगल इनके बीच में कितना है? 90 डिग्री, और इसके बीच में भी एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर हम इनकी पोजीशन चेंज कर दें
अगर हम इनकी पोजीशन चेंज कर दें, यहाँ NH3 रख दें, यहाँ Cl रख दें, यहाँ Cl रख दें, यहाँ NH3 दें, तो देखो यहाँ NH3 के बीच में एंगल था 90 डिग्री, यहाँ पर NH3 के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। रिलेटिव पोजीशन चेंज हुई, बॉन्ड एंगल चेंज हुआ, यानी इसका मतलब ये GI शो करेगा, ये GI शो करेगा। तो ये तो हो गया सिस, और सिस फॉर्म को बोलते हैं हम सिस प्लेटिन, सिस फॉर्म को बोलते हैं सिस प्लेटिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आता है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा है। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक टॉपिक है, उसमें कुछ एप्लीकेशंस दे रखी हैं, उसमें से एक एप्लीकेशन ये भी है कि ये जो सिस प्लेटिन है ये एज एंटी कैंसरस यूज होता है, ये सिस प्लेटिन यूज होता है एज एंटी कैंसरस, और एंटी कैंसरस में भी कीमोथेरेपी में यूज होगा, ये कीमोथेरेपी में यूज होगा। बात समझ में आ रही है? कौन सा वाला? सिस प्लेटिन, ट्रांस वाला नहीं, ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, वो सिस है, सिस यूज होगा, ट्रांस यूज नहीं होगा, सही है ना? बोलो। अच्छा, इसके बाद तुम अगर एक और एग्जांपल देखो, इसी में अगर एक और एग्जांपल देखो, हम लिखते हैं PTNH3 Cl और Br, एक हमने ये कॉम्प्लेक्स ले लिया PTNH3 होल ट्वाइस Cl और Br, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन 4 है, प्लेटिनम है, 45D का है, तो जाहिर सी बात है सबके सब कैसे होंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की तरह काम करेंगे। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और शेप कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। और अगर शेप स्क्वायर प्लेनर है, देखो ये किस टाइप का है, MA2BC टाइप का है, तो ये तो GI शो करेगा, और इसे चेक करके देख लो। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें इतना पता है कि ये MA2BC टाइप है तो GI शो करेगा, वहाँ पर टाइम, अगर क्वेश्चन आएगा तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि उसके तुम स्ट्रक्चर बनाकर देखो, स्ट्रक्चर वहाँ नहीं बनाना है। अगर तुम्हें याद आ गया कि हाँ भाई MA2BC टाइप का है तो वो शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उतना काफ़ी है, वहाँ स्ट्रक्चर बनाने मत बैठना कि पता चले स्ट्रक्चर ही बनाए बैठे, वहाँ पर टाइम बर्बाद करे पड़े। ये देखो यहाँ PT मान लिया, यहाँ NH3 लिया, यहाँ NH3, यहाँ Cl और यहाँ Br। अब ये दोनों तो अलग हैं, अब तुम चेंज किसकी पोजीशन कर दो, यहाँ ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, इनकी पोजीशन चेंज कर दो। तो जब पोजीशन चेंज करोगे तुम तो देखो यहाँ पर तो PT आ जाएगा, यहाँ NH3, यहाँ इनमें से किसी एक को ले आओ, Cl को ले आओ, यहाँ पर Br को रख दो, और यहाँ किसको रख दो, NH3। तो देखो इनके बीच में कितना एंगल हो गया, यहाँ पर 180। पोजीशन चेंज हुई नहीं, बताओ, पोजीशन चेंज हुई, और अगर पोजीशन चेंज हुई इसका मतलब क्या है कि ये GI शो करेगा। तो ये तो सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है। अच्छा, जनरली क्या होता है, ट्रांसफॉर्म में म्यू 0 होता है, लेकिन यहाँ पर म्यू 0 नहीं, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, और यहाँ तो सिस में तो होता ही नहीं है डाइपोल मोमेंट 0। अब ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ये हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, अभी हमें फिलहाल नहीं पढ़ना है इतना, सही है ना? अभी इतना ही समझ लो तुम। बताओ ये भी GI शो करेगा? बिल्कुल करेगा। इस क्वेश्चन को समझो, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो GI, इनमें से कौन GI शो करेगा? तो देखो ये इनर ऑर्बिटल होगा, DsP2 होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, तो स्क्वायर प्लेनर में GI होता है, लेकिन देखो यहाँ सारे के सारे लिगेंड एक ही टाइप के हैं, MA4 टाइप, और MA4 टाइप में तो नहीं होगा। दूसरा देखो ये है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर है, लेकिन ये है MA3B टाइप, ये भी शो नहीं करेगा, मैंने बताया था। अब देखो यहाँ डिफरेंट लिगेंड है, ये है तो MA2B2 टाइप, मैंने बताया था कि MA2B2 टाइप शो करेगा GI, लेकिन यहाँ देखो जिंक है 3D का है, और ये दोनों WFL है, WFL है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, sp3 टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में तो किसी तरीके का GI होता ही नहीं है, तो यहाँ भी नहीं होगा। इसमें तुम देखो ये इनर ऑर्बिटल होगा, बोलो DsP2 होगा, और दोनों लिगेंड अलग अलग हैं, MA2B2 टाइप होगा, बोलो स्क्वायर प्लेनर भी है, MA2B2 टाइप भी है, सिस बनाएगा और ट्रांस, और ये शो करेगा GI। तो आंसर इसमें 4th हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को देखो, कॉम्प्लेक्स दे रखा है और उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो कह रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे और टोटल आइसोमर कितने होंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए तुम देखो ये है MA2BC टाइप है, तो MA2BC टाइप में तो 2 ही आइसोमर बनते हैं, एक बनेगा सिस, एक बनेगा ट्रांस। तो जो पहला है उसका तो आंसर हो गया 2, उसका आंसर हो गया 2। अब ये पूछ रहे हैं टोटल आइसोमर कितने होंगे। जब कभी भी टोटल आइसोमर का क्वेश्चन आए, टोटल का मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ पर स्ट्रक्चरल भी बताने हैं और साथ ही साथ स्टीरियो भी। कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आता है जिसमें स्ट्रक्चरल भी पूछेगा, स्टीरियो भी पूछेगा। अब तुम्हें जो पहले मैंने स्ट्रक्चरल में पढ़ाया उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इस कॉम्प्लेक्स को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ध्यान से देखो ये एम्बिडेंटेड है। तो अगर ये एम्बिडेंटेड है तो एक तो ये खुद में अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा इसका क्या बन जाएगा,
दूसरा इसका एक और आइसोमर बन जाएगा। कौन सा आइसोमर? लिंकेज आइसोमर, बोलो ना। एक और आइसोमर बनेगा लिंकेज ONO, एक ही आइसोमर बन जाएगा, बोलो ना। जब स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करेंगे तो यहाँ पर एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, और एम्बिडेंटेड लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, और अगर लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा तो दो आइसोमर बनेंगे, एक नाइट्राइटो N, एक नाइट्राइटो O। एक बार नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो नाइट्राइटो N हो जाएगा, और एक बार ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा तो नाइट्राइटो O हो जाएगा। दो आइसोमर बन गए, बोलो। अब ये जो दो आइसोमर बने हैं, ये जो दो आइसोमर बने, इन्हीं के दो क्या, एक क्या बनेगा सिस, एक बन जाएगा ट्रांस, और यहाँ भी इन्हीं का एक क्या बन जाएगा सिस, और एक क्या बन जाएगा ट्रांस। बोलो, बात समझ में आ गई, बोलो। अब ये भी अपने आप में GI शो करेगा, क्योंकि ये भी Ma2BC टाइप है, और ये भी अपने आप में GI शो करेगा, ये भी Ma2BC टाइप है। तो स्ट्रक्चरल कितने बने? दो, और ज्योमेट्रिकल भी कितने बने? दो। तो टोटल कितने हो गए? चार। बोलो, ये कॉम्प्लेक्स सिस बनाएगा, ट्रांस बनाएगा, ये भी सिस बनाएगा और ट्रांस बनाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल आइसोमर है वो कितने हो जाएंगे? चार। तो याद रखना, इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं बड़ी कंफ्यूजन होती है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कॉम्प्लेक्स दे रखा है और उसने टोटल आइसोमर पूछे हैं, यानी यहाँ तुमसे स्ट्रक्चरल भी पूछे और स्टीरियो दोनों पूछे, सही है ना। तो जरा सॉल्व करें, बताओ। एम्बिडेंटेड लिगेंड है, और अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ जो टोटल आइसोमर बनेंगे वो 6 बनेंगे। कितने बनेंगे? 6। और देखो बनेंगे कैसे, समझो जरा। देखो, PTNH3 का होल ट्वाइस, CN2 का होल ट्वाइस। बताओ, यहाँ से सिस बनेगा और ट्रांस बनेगा, दो हो गए, सिस और ट्रांस। अब इसी का तुम बना लो, एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो इसी का दूसरा बना लो, बोलो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। अरे एम्बिडेंटेड है नहीं, तो यहाँ से एक क्या बनेगा? सिस, और एक क्या बनेगा? ट्रांस। बात समझ में आ रही है? अब देखो, यहाँ CN2 है ना, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तोड़ के भी तो लिख सकते हैं, CN और NC। अरे हैं तो एक ही, बात तो एक ही है ना। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बोलो साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों एक साथ भी तो लिख सकते हैं ना। तो बताओ, ये भी एक क्या बनाएगा? सिस, और ये भी क्या बनाएगा? ट्रांस। तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 6 आइसो। विच कॉम्प्लेक्स शो GI? बाइडेंटेड लिगेंड दे रखे हैं इस बार, ये भी बाइडेंटेड है, यहाँ ये बाइडेंटेड है, यहाँ एक है, यहाँ भी दो बाइडेंटेड लिगेंड दे रखे हैं। अब पूछ रहे हैं कौन GI शो करेगा। तो देखो, बाइडेंटेड का सिलेबस में ज़्यादा है नहीं, इस क्वेश्चन को देख लो, इसी से तुम्हारी समझ में आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे कैसे? देखो, ये बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? EN है, इथेन 1,2 डाइमीन, इथेन 1,2 डाइमीन। तो यहाँ दो डोनर साइड है, और डोनेट कौन करेगा? नाइट्रोजन। डोनेट कौन करेगा? तो हम देखो लिखेंगे कैसे, इसे लिखने का तरीका समझना ज़रा, इसको लिखने का तरीका समझो कैसे लिखते हैं। देखो, ये हमने स्क्वायर कॉम्प्लेक्स बनाया, बोलो स्क्वायर कॉम्प्लेक्स बनाया, यहाँ बीच में तो सेंट्रल मेटल होगा PT। यहाँ हम इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे, एक EN को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, ठीक है ना। यहाँ भी N लिख देंगे और यहाँ भी N, क्योंकि डोनर साइड तो कौन है? N। डोनर साइड कौन है? N। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। अब देखो, एक EN यहाँ लगाए तो उसको भी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और डोनर साइड कौन है? N। तो यहाँ भी लिख दो N, यहाँ भी लिख दो N। मुझे बताओ, क्या इसमें रिलेटिव पोजीशन चेंज कर सकते हो? नहीं चेंज कर सकते। इसको कहीं भी ले जाओ, चेंज नहीं हो सकती, पोजीशन वही रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर पोजीशन यही रहेगी इसकी, नाइट्रोजन की, तो ये GI शो नहीं करेगा, ठीक। अब दूसरे को देखो जरा, PTEnCl2। तो देखो, हम इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ तो हमने PT लिख दिया, अब यहाँ देखो EN है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? N, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? N। और Cl है, तो एक Cl यहाँ लगा दो, एक Cl यहाँ लगा दो। मुझे बताओ, क्या यहाँ भी N की पोजीशन चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती। N की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, यही रहेगी N की पोजीशन। बात समझ में आ रही है? चाहे इसको यहाँ ले जाओ, चाहे इसको यहाँ ले आओ, तो यहाँ भी GI नहीं होगा। अब जरा तीसरे ऑप्शन को देखो, तो तीसरे ऑप्शन को PT, अब ये EN है, यहाँ भी N लिखा, यहाँ N, यहाँ Cl, यहाँ Br। यहाँ पर भी तुम N की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, जो पोजीशन है वही सेम रहेगी। अच्छा, इसकी पोजीशन चेंज कर दो, उससे क्या मतलब है? अगर इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई तो GI नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? रिलेटिव पोजीशन जब तक चेंज नहीं होगी, बॉन्ड एंगल दो के बीच में चेंज नहीं होगा, तब तक GI शो नहीं होगी। तो बताओ, यहाँ भी GI शो नहीं होगी। अब जब यहाँ नहीं होगी, 3 में नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है आंसर चौथा ही होगा। आंसर तो चौथा ही होगा, लेकिन उसे समझ लो जरा। देखो, यहाँ पर है ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ये देखो सिमेट्रिकल है,
ये सिमेट्रिकल है, EN सिमेट्रिकल है, और ग्लाइसोनेटो अनसिमेट्रिकल होता है। मैं एक बार फिर से इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देता हूँ तुम्हें। ग्लाइसोनेटो का स्ट्रक्चर होता है ये NH2 CH2 COO-, ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर एक तो ऑक्सीजन डोनर है और दूसरा नाइट्रोजन डोनर है, सही है ना, बोलो। अनसिमेट्रिकल है, कहीं से भी काटो, बीच से काटो, यहाँ से काटो, बराबर नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल है। बोलो एक डोनर तो कौन है, नाइट्रोजन, और एक डोनर तो कौन है, ऑक्सीजन। जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो देखो कैसे बनेगा। PT, अब देखो यहाँ एक डोनर कौन है, नाइट्रोजन, एक डोनर कौन है, ऑक्सीजन, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा NO, और दो हैं तो एक और बना दो NO, एक तो ये हो गया, ठीक। अब देखो इसका एक और बनाओ, तो एक और बनाओ इसका, यहाँ बीच में PT, यहाँ क्या है NO, और यहाँ भी क्या है NO, तो मैं O यहाँ लिख सकता हूँ, N यहाँ भी तो लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ ना ऐसे। तो तुम देखो यहाँ पर तुम देखो 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ कितना हो गया 180, पोजीशन चेंज हो गई, और अगर पोजीशन चेंज हो गई तो GI शो करेगा, तो यहाँ पर GI, तो इसका आंसर चला जाएगा 4th, यहाँ पर GI शो करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बाद हम चल रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की तरफ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। अब देखो ऑक्टाहेड्रल शेप कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है ये, स्क्वायर बनाया और एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है ना। 6 पोजीशन होती है, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन, ठीक है ना। मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, सही है। अब तुम देखो इसमें भी 2 टाइप के बनेंगे, सिस और ट्रांस। इसमें भी 2 टाइप के GI होंगे, 2 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस और ट्रांस। तो देखो 1 और 3 आपस में क्या बनाएंगे, सिस। 2 और 4 क्या बनाएंगे, ये भी सिस बनाएंगे, ठीक है ना, बोलो। इसके बाद देखो 3 और 6 ये क्या बनाएंगे, ये भी सिस। और इसके बाद तुम देखो 1 और 5 ये भी क्या बनाएंगे, सिस। ये पोजीशन क्या बनाएंगी, सिस आइसोमर। इसके अलावा तुम देखो 1 और 4 ये बनाएंगे ट्रांस, 2 और 3 अपोजिट है ना, ये क्या बनाएंगे, ट्रांस। और इसके अलावा ये जो पोजीशन है 5 और 6 ये भी क्या बनाएगा, ट्रांस, सही है ना, बोलो। इस पोजीशन पर तो अगर सेम टाइप के ग्रुप होंगे सिस, और इस पोजीशन पे होंगे तो ट्रांस। ये बात समझ में आ रही है, 2 टाइप के ही बनेंगे, यहाँ सिस बनेंगे और ट्रांस। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, और शेप है वहाँ ऑक्टाहेड्रल। तो 6 पोजीशन है, और इन 6 पोजीशन को हमें लोकेट करना है, यानी यहाँ पर भी हमें रिलेटिव पोजीशन ही चेंज करना है, यहाँ भी क्या चेंज करना है, रिलेटिव पोजीशन और बॉन्ड एंगल चेंज करना है। अगर ऐसा होगा तो GI होगा, और अगर रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हुई, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हुआ, तो फिर GI नहीं होगा। अब इसको तुम समझो आगे। देखो अगर कोई मेटल है M, और उस पर कोई लिगेंड है एक ही टाइप का, और वो 6 है, तो ये जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। बताओ ये GI शो करेगा, नहीं करेगा, GI शो, क्योंकि सेम टाइप के लिगेंड हैं, सेम टाइप के, और अगर सेम टाइप के हैं तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, बॉन्ड एंगल भी चेंज नहीं होगा। MA5B ये भी GI शो नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा, और ये भी GI शो नहीं करेगा, ये दोनों GI शो नहीं करेंगे। MA6 टाइप के जो भी होंगे कॉम्प्लेक्स, और MA5B टाइप के जो भी कॉम्प्लेक्स हैं वो GI शो नहीं करेंगे। उसके अलावा जो भी हैं MA4BC, MA3BCD, MA2BCDE, MABCDEF, बोलो 6 तक जाओगे ना, MABCDEF यहाँ तक जाओगे, तो ये सारे के सारे शो करेंगे, सिर्फ 2 शो नहीं करेंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिर्फ 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स शो नहीं करेंगे, एक MA6 और एक MA5B, क्योंकि यहाँ रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगी। अभी सॉल्व करके देख लेंगे हम, यहाँ रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। बात MA4BC ये शो करेगा, ठीक है ना। MA3, और यहाँ तुम लिख सकते हो BCD, सही है ना, बोलो। यहाँ 6 हो जाएंगे, 3 ये और 3 ये। अब इनकी पोजीशन चेंज कर लो, या इसी को तुम लिख सकते हो MA4B2 भी लिख सकते हो, इसी को क्या लिख सकते हो, MA4B2 लिख सकते हो, या यहाँ तुम लिख सकते हो MA3B3,
ये भी शो करेगा, ये भी जीआई शो करेगा। और यहाँ स्पेशल टाइप की जीआई होती है, फेशियल और मेरिडोनियल, ये अभी पढ़ेंगे हम। इसके अलावा यहाँ MA2 और ये BCDE ये भी शो करेगा। और अगर हम बात करें MABCDEF ये भी जीआई शो करेगा। तो ये सारे के सारे जीआई शो करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से MA3 B3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एक बार स्क्वायर प्लेनर को देखते हैं और ऑक्टाहेड्रल, तो समझना MA4 MA3B ये दोनों जीआई शो नहीं कर रहे थे। यहाँ भी MA6 और MA5B ये दोनों भी जीआई शो नहीं कर रहे। अगर हम बात करें MA2 B2 की, तो बताओ ये जीआई शो करेगा? बिल्कुल करेगा। और अगर हम बात करें MA3 B3 की, तो ये भी जीआई शो करेगा। अब देखो यहाँ मैंने तुम्हें बताया था MABCD ये बनाएगा 3 आइसोमर, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा। और अगर यहाँ हम बात करें, याद कर लेना इसे, MABCDEF इसकी बात करें तो ये बनाएगा 15 आइसोमर बनाएगा, 15 जीआई बनाएगा। सही है ना, इसको सही से लिख लेना, 15 लिखा है, 15 जीआई ये बनाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, MA4 B2 टाइप है, तो देखो ये कैसे शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसे बनाकर देख लेते हैं हम। देखो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे बना के देख लेते हैं, सही है ना। 4 तो ये हो गए और 2 ये। अब इसे रख के देखो, यहाँ रखो A, यहाँ रखो A, यहाँ रखो A, यहाँ रखो B और यहाँ रखो B, ठीक है ना। अब जो लिगेंड नंबर में कम हो वो डिसाइड करेंगे कि जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। जो नंबर में लिगेंड कम हो उनको देखना, उन्हीं से डिसाइड होगा। बताओ यहाँ कौन कम है? B 2 ही है ना, तो B ही डिसाइड करेंगे। तुम मुझे बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180। तो ये क्या शो कर रहा है? ट्रांस। बोलो ना, इन दोनों B के बीच में एंगल कितना है? 180 का एंगल है ना। तो ये तो कौन सी पोजीशन, ये कौन सा हो गया? ट्रांस हो गया ना। अब अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूं, देखना यहाँ रखूँ A, यहाँ भी रखूँ A, यहाँ रख दूँ A, यहाँ A, यहाँ B और यहाँ B। बताओ इन दोनों के बीच में अब एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। बोलो रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई नहीं हो गई? A की तो रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगी, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 है, लेकिन B की तो चेंज हो गई, यहाँ 180, यहाँ 90। रिलेटिव पोजीशन चेंज, बॉन्ड एंगल चेंज। तो ये क्या शो करने लगा? जीआई। बताओ ये जीआई शो कर रहा है ना, मैंने लिखवाया भी था थोड़ी देर पहले, अब तुम समझ भी लो, यहाँ पर जीआई शो करेगा। और 180 अगर है तो मैंने बताया था ट्रांस होगा, 90 है तो क्या हो जाएगा? सिस। तो ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स दे रखा है और यहाँ क्वेश्चन ये है कि ये कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा। हम खाली स्टीरियो की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चरल की बात कर रहे हैं। कितने टाइप की आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से देखो जरा। MA4BC टाइप है, बोलो। और अगर MA4BC टाइप है तो जीआई तो शो करेगा। सबसे पहले कौन सा हो गया? जीआई शो करेगा। उसके बाद देखो क्या एम्बिडेंटेड लिगेंड है? बिल्कुल है। एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो लिंकेज भी शो करेगा, तो ये जीआई करेगा। इसके अलावा लिंकेज भी करेगा। लिंकेज के बाद तुम देखो, बताओ यहाँ से Br एक्सचेंज होगा, Cl बाहर जाएगा, तो यहाँ पर आयनाइजेशन इस आइसोमेरिज्म भी हो जाएगी, आयनाइजेशन भी शो करेगा। अब मुझे बताओ क्या एक H2O बाहर जाएगा, Br अंदर आएगा तो हाइड्रेट भी शो करेगा। ज़रा इसका स्ट्रक्चर बनाकर देख लो, H2O3 NOCl Br और बाहर की तरफ क्या होगा? Br.H2O। बताओ, है ना। तो यहाँ पर NO2 हो जाएगा और ये क्या शो करेगा? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो देखो यहाँ कितने टाइप की हो गई? जीआई भी हो गई, लिंकेज भी, आयनाइजेशन भी और हाइड्रेट भी। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन कौन सी होगी, सही है ना। एक इसके बाद स्पेशल टाइप भी हम पढ़ते हैं, MA3B3 ये पढ़ते हैं। स्पेशल टाइप के आइसोमेरिज्म यहाँ पढ़ते हैं। है तो शो तो जीआई करेगा, ये जीआई शो करेगा, लेकिन इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। एक फॉर्म होती है फेशियल और एक फॉर्म होती है मेरिडोनियल। तो हम फेशियल को लिखते हैं फेक से, FAC, और यहाँ लिखेंगे हम मर से। तो फेक और मर ये 2 आइसोमर होते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फेशियल की, फेशियल की हम बात करें तो यहाँ जो एटम्स होंगे वो एडजेसेंट होंगे एक दूसरे के, वो एक दूसरे के
एडजेसेंट होंगे, देखो कैसे होंगे समझना, इस तरीके से अरेंजमेंट है, इस तरह से देखो इस तरह से अरेंजमेंट होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ जो सेम है, सेम एटम है ए, वो एडजेसेंटली अरेंज होंगे ऐसे और बी अरेंज होंगे ऐसे। बात समझ में आ रही है? बोलो। एडजेसेंट कॉर्नर पे अरेंज है, एडजेसेंट कॉर्नर पे अगर सेम टाइप के एटम अरेंज है तो इसको हम बोलेंगे फेशियल, इसको क्या बोल देंगे? फेशियल। और अगर एडजेसेंट नहीं है तो उसी को हम बोल देंगे मेरीडोनियल। यानी यहाँ ए होगा, यहाँ ए होगा, लेकिन यहाँ ए नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बी। और यहाँ क्या हो जाएगा? बी। और यहाँ क्या हो जाएगा? बी। और यहाँ भी हो जाएगा ए। तो अब देखो एडजेसेंट कॉर्नर पे नहीं है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, यहाँ होना चाहिए था ए, अगर यहाँ ए होता तो फेशियल हो जाता, यहाँ पर क्या आ गया? बी। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोल देते हैं मेरीडोनियल। तो दो टाइप का शो करेगा ये, एक तो फेशियल, एक मेरीडोनियल। फेशियल को हम शॉर्ट में लिख देते हैं फेक और मेरीडोनियल को लिख देते हैं मर।